हेलो एवरीवन, मैं रितिवन में आ गया आज डे 3 को लेकर। डे 1 और डे 2 में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। डे 1 में हम लोगों ने सॉल्व किए थे कूलम्स लॉ वाला प्रॉब्लम और डे 2 में हम लोगों ने सॉल्व किए थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉब्लम। और आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर लेंगे। कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे, उसका हर एक टॉपिक को तोड़ के हम लोग पहले उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा ना, कोई भी टॉपिक हम लोगों से छूटेगा नहीं। और अगर हम लोग देख ले तो ऑलरेडी डे 1 और डे 2 में दोनों टॉपिक हम लोगों से कवर हो चुका है। एक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कूलम्स लॉ। आज हम लोग पढ़ने वाले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं क्या करूँगा, पहले 2 मिनट के लिए या फिर 3-4 मिनट के लिए मैं पहले इसका थ्योरी को थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थ्योरी जाने बिना प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है, पर ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ मिस करूँगा, पर हाँ मतलब सॉल्व करने के लिए जितना जानना ज़रूरी है उतना मैं ज़रूरी बोल दूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो टॉपिक तुम्हारा ग्रिप में आ ही जाएगा। पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हो तो थ्योरी को जितना भी पढ़ लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो उस थ्योरी के ऊपर कभी नॉलेज नहीं आएगा। ओके, तो चलो एक काम करते। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, तो मान लेते इधर पे कोई एक चार्ज है, ठीक है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मैं पहले ही बोल देता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्लस क्यू। अगर कुछ ना भी लिखूँ तो ये पॉजिटिव ही कहलाएगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ मैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव बन जाता है। पर अगर मैं लिखता हूँ माइनस क्यू देन इट इज़ नेगेटिव। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया है, इसके चारों तरफ ना अभी एक रीजियन क्रिएट हो जाएगा। रीजियन ऑटोमेटिकली एक रीजियन क्रिएट हो जाता है। अभी इस रीजियन को क्या कहते हैं हम लोग? इसी रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। वाई? ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई दूसरा या फिर तीसरा चार्ज इस रीजन के अंदर अगर हम लोग ला के रख दे, जैसे कि इधर पे एक चार्ज रख दिया Q2, ओके, या फिर Q, ओके, दिस इज सपोज Q1 एंड दिस इज Q2, ओके, दिस इज Q1, ओके, दिस इज Q1। तो देखो ये Q1 वाला जो चार्ज है ये इसी रीजन के अंदर लाई कर रहा है, राइट। दूसरा एक चार्ज है माइनस Q2, तीसरा एक चार्ज है Q3, ओके। तो अगर हम लोग ध्यान से इसको देखें तो जो Q3 वाला चार्ज है इट इज़ लाइंग आउटसाइड द रीजन। पर रीजन के अंदर क्या क्या है? एक Q1 चार्ज है, दूसरा माइनस Q2 चार्ज है। अब ये रीजन बना किसके लिए? ये रीजन बना Q चार्ज के लिए। तो रीजन क्या है? ये Q चार्ज के चारों तरफ एक रीजन बनेगा, जिस रीजन के अंदर अगर हम लोग दूसरा कोई चार्ज आके रख दे तो उस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है ना, दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है अट्रैक्टिव, दूसरा होता है रिपल्सिव। एक होता है अट्रैक्टिव, दूसरा होता है रिपल्सिव। अब ये कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा वो मैं बताने वाला हूँ। ये जो रीजन तैयार हुआ है, ये जो रीजन क्रिएट हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई रीजन क्रिएट होता है, उस रीजन के अंदर अगर हम लोग दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज आके रख दे तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो रिपल्सिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल इच अदर, राइट। और अगर हम लोग इस रीजन के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये जो रीजन बना है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला के रख दे हम लोग तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। और इसी रीजन में अगर हम लोग कोई एक नेगेटिव चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। सही है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि रीजन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए ही होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी हो सकता है। अच्छा, मान लेते हैं कोई अगर एक नेगेटिव चार्ज है इधर पर माइनस Q और उसके लिए एक रीजन हुआ, ठीक है, उसके लिए एक रीजन क्रिएट हुआ। उसी रीजन के अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज ला के रख दे, शायद सपोज Q1 से, दिस Q1 इज पॉजिटिव, तो इस Q1 के ऊपर क्या फोर्स काम करेगा? अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव? ऑब्वियसली इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। वाई अट्रैक्टिव? बिकॉज जिसके लिए ये रीजन क्रिएट हुआ है ये है नेगेटिव, और जिसके ऊपर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं वो है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अभी ये जानना जरूरी है कि जो रीजन बनता है वो कौन से फोर्स कौन से चार्ज के लिए बनता है। तो अब इधर पे जो रीजन बना है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए बना है। ये मेरा एग्जाम्पल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए रीजन बना है। तो इस रीजन के अंदर अगर हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। और इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं है हम लोग को। ओके, तो अभी जानना है कि ये रीजन क्या है, जो रीजन बना इस रीजन का नाम क्या है। इसी रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई भी एक चार्ज ला के रख दे, कोई भी चार्ज, मान लेते इधर पे कोई एक चार्ज है, उस चार्ज के लिए ना चारों तरफ, उस चार्ज के लिए चारों तरफ एक रीजन क्रिएट होता है। उसी रीजन या फिर उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों?
उस रीजन के अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। हाँ, वो एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, वो तो चार्ज के नेचर के ऊपर काम करेगा ना, कोई प्लस है या फिर माइनस है, वो बाद में देखते हैं। पर इतना समझ लेते हैं कि उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। ओके, नाउ व्हाट इफ द चार्ज इज लाइंग आउटसाइड द रीजन, जैसे कि ये Q3 वाला चार्ज, ये Q3 वाला जो चार्ज है ना, ये Q3 वाला चार्ज इट इज़ लाइंग आउटसाइड द रीजन इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बना बाय द वे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये Q चार्ज के लिए, राइट, ये Q चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, ये रीजन बना था। अभी ये Q3 चार्ज जो है इट इज़ लाइंग आउटसाइड दिस Q चार्ज, इट इज़ लाइंग आउटसाइड दिस Q चार्ज, सॉरी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q चार्ज, इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, कोई फोर्स काम नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इट इज़ लाइंग आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शायद इतना हम लोग को पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन, एक स्पेस होता है, एक चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा कोई चार्ज ला के रख दे तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। अगर कोई चार्ज इस रीजन के बाहर रहता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ओके, दैट्स इट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, सी हम लोगों ने कूलम्स लॉ तो पढ़े थे। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये था कि फोर्स इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। अभी Q1 क्या था, जिसके लिए Q1 और Q2 दोनों चार्जेस था, राइट, यहाँ पे। तो अभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेट, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। तो इधर पे एक Q चार्ज है, मैं बोलता हूँ इसको मास्टर चार्ज या फिर मेन चार्ज। मेन चार्ज क्यों? क्योंकि इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना है। ये मेन चार्ज इसलिए क्योंकि इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। अभी मैं इस रीजन के अंदर या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट, मान लेते ये वाला जो पॉइंट है ये O पॉइंट है, द सेंटर पॉइंट, और कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ। अच्छा, क्या हम लोग पॉइंट को बाहर ले सकते? नो, इट शुड बी विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लेते इधर पे एक पॉइंट ले लिया, जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट P। ओके, पॉइंट P। तो अगर किसी को जानना है कि इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, तो वो कैसे जानना है? बेसिकली इंटेंसिटी मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, तो कैसे जानना है? हम लोग ना क्या करेंगे, इट्स प्रीटी सिंपल। उस पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख देंगे। कैसा पॉजिटिव चार्ज? कोई भी वैल्यू का नहीं, इट शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव भी हो और यूनिट मैग्नीट्यूड का हो। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1। ओके, तो मान लेते जो इस Q चार्ज से लेकर इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ओके, अभी ये Q चार्ज इस +1 चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा ऑब्वियसली। तो रिपल्शन हो, एट्रैक्शन हो, वॉट एवर इट इज़, इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा वही फोर्स को हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है, तो अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड विल बी, अगर मैं SI में करता हूँ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कौन से दोनों चार्ज के अंदर हो रहा है ये? एक है Q चार्ज, दूसरा है 1 चार्ज। सो इट शुड बी Q into 1, it should be what? Q into 1 divided by the distance is what? The distance is r, so it will be r square. It should be r square. So the formula is what? 1/4 epsilon naught Q by r square. This is the intensity of electric field at point P. तो मेरा ये कहना है किसी पॉइंट में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है, ध्यान से सुनो इसको, किसी पॉइंट में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसी पॉइंट में बस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो और उसी पॉइंट चार्ज के ऊपर या फिर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं उसी को निकाल लो। दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, चार्ज का नहीं, उस पॉइंट का। अच्छा, अभी अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को इस पॉइंट पे नहीं, मेरे को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हाँ तो निकालो। कैसे? इस पॉइंट पे बस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लो और फिर ये डिस्टेंस को मेजर कर लो। मान लेते द डिस्टेंस इज x। ओके, सपोज द डिस्टेंस इज x और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट Q। तभी Q पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये SI का कांस्टेंट है, राइट, इनटू चार्ज क्या क्या है? एक चार्ज है स्मॉल q और दूसरा चार्ज क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो इट इज Q into 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज व्हाट? x स्क्वायर। So the value is 1/4 epsilon naught Q by x square. And by the way, intensity of electric field को हम लोग E से डिनोट करते हैं, E. So it should be what? E. किसी भी पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसी पॉइंट में एक +1 चार्ज को रखो, उसके ऊपर फोर्स निकालो एंड दैट इज नथिंग बट द चार्ज E,
सॉरी दैट इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाई ई। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो चुका है। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर नोट कर लेना ये सब। नोट इसलिए करने को बोल रहा हूँ, शायद थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी ये हो चुका है, पर मेरा ये ख्याल है अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो तो उसी के रिलेटेड जो टॉपिक्स है ना वो एक साथ रहना चाहिए, ताकि एग्जाम से पहले हम लोग बस टॉपिक को देखें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बस हो जाएगा काम हम लोगों का, राइट। अभी इसमें क्या है कि अच्छा, तो मान लेते इधर पे एक पॉइंट है, ओके, फॉर टेस्ट पर्पस लास्ट टाइम, ओके। इधर पे एक पॉइंट है, पॉइंट ओ, उसके ऊपर एक चार्ज है क्यू। अब इधर पे जब ये क्यू चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके लिए चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने इधर पे एक पॉइंट ले लिया, रैंडम कोई सा भी एक पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट पी। अभी लोग बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो क्या कैसे निकालोगे? एक तो इसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो, और दूसरा जो है कि इस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस नाप लो। तो डिस्टेंस इज सपोज आर, ओके। तो फोर्स क्या काम करेगा इस पॉइंट के ऊपर? सर द फोर्स विल बी व्हाट, वेट, द फोर्स विल बी व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ द कॉन्स्टेंट. The charge is q into 1, okay, it is q into 1, so only you can write q. Why? q into 1 means q, right? तो into 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. By the distance is what? r, so it will be r square. This is denoted by e. अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि eq, why not f? Because this is also one kind of force, right? हाँ force है, but यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब कोई फोर्स काम करता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, बट हालांकि ये भी एक फोर्स ही है. सो अगर इतना कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज. मतलब देखो, यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं उसी को हम लोग कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट. तो इसलिए मैंने लिखा कि फोर्स बाई चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. अच्छा, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. ये एक पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू एफ बाई क्यू. अभी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम दे कि जिसमें किसी एक पॉइंट का इंटेंसिटी, मैंने ऐसा प्रॉब्लम रखा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कोई एक प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन और द चार्ज इज गिवन. बस बोला है कि उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स काम करेगा. तो फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला विल बी एफ इक्वल्स टू क्यू इन टू ई. तो ये तीनों फॉर्मूला अगर हम लोग को पता है तो कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम. ओके, सो लेट्स सी. तो आज के जो 5 प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते, राइट. हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं डे 1 और डे 2 में. तो आज डे 3 में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 15 तक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. तो एक एक करके प्रॉब्लम को लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम, थैंक गॉड. अच्छा, मुझे लगा कि प्रॉब्लम सारे हो गए. ओके, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस. ओके, एक एक करके. अच्छा, पहले ना ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते पहले, ठीक है. अच्छा, तो इसको तुम लोग क्या नंबरिंग करोगे? दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 11, राइट, क्योंकि 10 तक तो पहले सॉल्व हो चुका है. क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज 2 कूलम. तो इसको पहले विजुअलाइज करो. क्या बोला है प्रॉब्लम में कि एक इधर पे पॉइंट चार्ज है विच इज़ 2 कूलम, ओके. इससे 3 मीटर के डिस्टेंस में एक पॉइंट है, पॉइंट पी. उस पॉइंट पे हम लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. पहले तो इस पॉइंट का नाम लेते ओ. तो मैंने क्या बोला है, कोई भी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसी पॉइंट में एक +1 चार्ज को कंसिडर करो, ओके. उसी पॉइंट में एक +1 चार्ज को कंसिडर करो. अभी उसी +1 चार्ज के ऊपर बस कुछ नहीं, एक फोर्स निकाल लो. तो कैसे निकालोगे? द वैल्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. द चार्ज इज व्हाट? द चार्ज इज 2 कूलम, राइट. 2 इंटू 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटू 1 भी वही सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर. द डिस्टेंस इज व्हाट? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, 3 स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? द वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ into 2
डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर मतलब क्या 9। तो अगर 9 कैंसिल आउट हो जाता है तो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2 इंटू 10⁹ न्यूटन। सो व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट इज़ 2 इंटू 10⁹ न्यूटन। बट असल में बोल देता हूँ द यूनिट इज़ नॉट न्यूटन, इट इज़ न्यूटन पर कूलम। वाई? बिकॉज कंसेप्ट जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होता है कूलम। सो इट इज़ न्यूटन पर कूलम। ओके, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स व्हाटएवर, न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। अच्छा, जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका ना एक ऑल्टरनेटिव यूनिट भी है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है और वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग धीरे धीरे लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। पहले दोनों प्रॉब्लम जो है बहुत आसान होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो मूविंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, प्रॉब्लम नंबर 12 इसमें क्या बोला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 12 है, 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, अभी सी इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन दैट इज 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब इधर पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 न्यूटन पर कूलम। अगर अभी उसी पॉइंट पे हम लोग कोई एक 2 कूलम चार्ज को रख दे, कोई एक 2 कूलम चार्ज को रख दे तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा। अभी फोर्स का क्या फॉर्मूला था, फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू Q इंटू ई, राइट, वेयर Q इज द चार्ज दैट इज 2 कूलम एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3। सो 2 इंटू 3 मतलब क्या आएगा 6 न्यूटन। न्यूटन क्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला है, सो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसको तो हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व कर लिए। अभी अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझे तो क्या है, किसी पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलम होने का मतलब क्या है ये समझो पहले। इसका मतलब यही है कि अगर उसी पॉइंट पे अगर हम लोग कोई एक 1 कूलम चार्ज को रख दे तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा 3 न्यूटन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यही मतलब होता है कि उसके अंदर अगर मान लेते कोई एक वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब क्या 1 कूलम फोर्स रखे तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा 5 न्यूटन। अभी इधर पे हम लोगों ने 1 कूलम चार्ज रखा है तो कितना फोर्स काम कर रहे हैं 3 न्यूटन। अभी सवाल ये है कि 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर 3 न्यूटन फोर्स काम करता है तो 2 कूलम के ऊपर कितना काम करेगा, तो 2 कूलम के ऊपर 2 इंटू 3 यानी 6 न्यूटन फोर्स काम करेगा। तो यही किया है मैंने इधर पे, 1 लाइन में हो गया पर इसको थोड़ा सा मैंने समझा के करवाया है, ठीक है। सो द आंसर इज 6 न्यूटन। अभी सर ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम चल रहा है, ऑब्वियसली आसान सा प्रॉब्लम चल रहा है, वरना हम लोग सीखेंगे कैसे इसको। अभी धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा हार्डर बनाएंगे। ये पहला तो दोनों प्रॉब्लम्स थे बहुत आसान थे। अच्छा, अभी अगर कोई प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 को समझ गए तो प्रॉब्लम नंबर 13 भी समझ जाएंगे। वो मिटाते इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते। मेरा तो फेवरेट ये वाला है प्रॉब्लम नंबर 4 जो इधर पे लिखा है मैंने। ओके, दिस वन तो क्या बोला है कि द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा, जिसको पता नहीं है मैं बोल देता हूँ, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उसका क्या रहता है ना, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसका डबल होता है उसका चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका डबल होता है, यानी देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 2 करोगे तो 3.2 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज गिवन दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट वॉज जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम। What force will act on alpha particle in an electric field intensity of 4000 Newton per Coulomb? यानी intensity of electric field is given that is 4000 Newton per Coulomb। अभी क्या बोला है, फोर्स निकालने को बोला है, तो फोर्स क्या होगा सर, फोर्स विल बी चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द चार्ज इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ 4000। सो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 3.2 इंटू 4 क्या होता है, इट इज़ 12.8, राइट। और 4000 था यानी 10⁻3, तो 10⁻3 और 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करो तो ये 10⁻⁻16 हो जाएगा एंड द यूनिट इज़ व्हाट, न्यूटन। न्यूटन होगा 12.8 इंटू 10⁻16 न्यूटन, दैट्स इट। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये तो इस टॉपिक्स के ऊपर उतना हार्ड प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकता, फिर भी हम लोग कोशिश करते। चलो इसको देखते थोड़ा सा, ये वाला प्रॉब्लम को देखते, ये तो मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए कि थोड़ा सा पेचीदा है ये। अच्छा, ये कितना ये था प्रॉब्लम नंबर 13, राइट। अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 14, तो इसको हटा देते। प्रॉब्लम नंबर 14, ओके। अच्छा, ये मेरे टाइम में ये मेरा नाइटमेयर था ये वाला प्रॉब्लम। 3 नेगेटिव चार्जेस ईच अमाउंट -q एंड 3 पॉजिटिव चार्जेस +q एंड कैपिटल +Q, ओके।
are placed alternatively on the vertices of a regular hexagon. If the electric field intensity at O due to the charges at A, B, C, D, E is double at O due to the charge Q, what will be the value of Q? एक्चुअली क्या है ना, इस प्रॉब्लम के साथ एक फिगर था, मैंने फिगर को इसमें अटैच नहीं किया, मैं फिगर बनाऊंगा इसमें। रेगुलर हेक्सागन बोला है ना, तो हेक्सागन बना लेते हैं पहले। अच्छा इसमें ना मेरा ओके चलो हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, सारे डायगोनल से तो ए बी सी डी ई एफ, तो मान लेते हैं ए में है माइनस क्यू, तो ऑल्टरनेटिवली बी में है प्लस क्यू, सी में है माइनस क्यू, डी में है अगेन प्लस क्यू, ई में है माइनस क्यू और एफ में है प्लस क्यू। ओके, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पॉइंट ओ। अभी क्या बोला है, ये वाला लाइन को पढ़ो, इसी में प्रॉब्लम होता है सबको। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, मतलब इस पॉइंट में, ड्यू टू द चार्जेस एट ए बी सी डी ई, यानी बोला है कि इस ओ पॉइंट में ये और ये पांचों चार्ज के लिए जितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं उसका वैल्यू है E1, ठीक है, दैट इज़ डबल एट दैट पॉइंट ओ ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q। मतलब इस चार्ज के लिए मान लेते इस पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसका डबल है E1। फिर से बोलता, व्हाट वाज E1? E1 वाज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी सी डी ई। ये पांचों चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, और जो सिक्स्थ वन प्लस Q चार्ज, उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, उसका डबल है वैल्यू E1 का। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि Q का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये निकालते हैं कि ये जो पांचों चार्ज थे, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पांचों चार्जेस के लिए, मतलब ए बी सी डी और ई, ये पांचों चार्ज के लिए ओ पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैंने यही बोला है शुरू से कि किसी भी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसी पॉइंट पे हम लोग एक +1 चार्ज को रखेंगे, इधर पे एक +1 चार्ज को रख दिए। अब ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मान लेते इसका वैल्यू है EA। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मान लेते इसका वैल्यू है EB। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको, अच्छा ये वाला माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम देते हैं EC। ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, नाम देते हैं ED। और ये वाला माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका नाम देते हैं EE। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट E। तो मुझे तो इधर पे पांचों फोर्सेस दिख रहा है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। इस तरफ में यानी टूवर्ड्स पॉइंट A दोनों फोर्स काम कर रहा है, टूवर्ड्स पॉइंट C सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, और टूवर्ड्स पॉइंट E दोनों फोर्स काम कर रहा है। तो इसको अगर मैं बाहर से अलग से ऐसे लिखूँ, अच्छा पहले तो ये निकाल लेते कि EA का वैल्यू क्या है, EB का वैल्यू क्या है। एक्चुअली ना सभी का वैल्यू सेम है, EA EB EC ED, हो सकता है इन सब का डायरेक्शन अलग हो पर वैल्यू सेम ही है। कैसे वैल्यू सेम है, सी व्हाट वाज द कांस्टेंट 1/4πε0, राइट। मैंने उसको K मान लेता हूँ, K, ठीक है, और हर एक का चार्ज का वैल्यू है Q डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ना AO BO CO DO EO, ये सभी डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सिमिलर फॉर्मूला, राइट। तो अभी पहले तो इस पिक्चर को थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O जो है A की तरफ क्या काम कर रहा है, दोनों फोर्स है, राइट। तो अगर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं तो इसको, अच्छा वेट, दिस इज टूवर्ड्स पॉइंट A, तो इसको मैं नाम देता हूँ E1 नहीं, इसको मैं नाम देता हूँ
हाँ दिस इज़ E1, सपोज दिस इज़ E1, ओके। और एक इधर पे काम कर रहा है टूवर्ड्स पॉइंट E, दैट इज़ E2, और तीसरा काम कर रहा है इस तरफ में, दैट इज़ E3, ठीक है। एक्चुअली E3 तो नहीं है, ये इसी वाला ही है, तो इसको इसी लिखते, इसको इसी लिखते। अच्छा, ये E1 और E2 कहाँ से आ गया? बेसिकली E1 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ EA एंड ED एंड E2 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ EB एंड EC। तो E1 का वैल्यू क्या आएगा? E1 का वैल्यू है 2KQ/x²। वाई 2Q? 2 इसलिए क्योंकि वो EA और ED को मिला के बना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E2? दैट इज़ ऑल्सो 2KQ/x²। क्यों? ये भी EC और EB को मिला के बना है, तो दोनों को ऐड कर दिया, इसलिए 2KQ/x² हो रहा है। तो चलो वैल्यू को बाद में लिखेंगे, पहले क्या करता है ना, पहले हम लोग इस तीनों का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? पहले काम करते E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालते। अच्छा, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन E1 एंड E2? ऑब्वियसली दिस एंगल इज़ क्लियरली 120 डिग्री, क्योंकि अगर हम लोग हेक्सागन की बात करें तो हर एक पार्ट का 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री बाई 360/6 यानी 60 डिग्री होता है हर एक पार्ट। तो अगर हर एक पार्ट 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यानी दिस एंगल इज़ 120 डिग्री, ओके। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट? वेट, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट विल बी, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट विल बी, कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट को? E इक्वल्स टू, मान लेते उसका वैल्यू है E, दैट इज़ √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज हम लोगों ने देख लिया है कि E1 और E2 दोनों का ही वैल्यू सेम है, क्योंकि बोथ आर 2K इंटू Q/x²। तो अगर दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, एक काम करते हैं ना, पूरे इक्वेशन में सभी को E1 बना देते हैं। दिस इज़ E1², E2 को भी E1 लेते हैं, E1² प्लस यू विल बी 2E1²। कैसे? E1 और E2 को भी मैंने E1 ले लिया, तो E1 इंटू E1 मतलब क्या? E1²। और cos 120 का वैल्यू क्या होता है? cos 120 इज़ -½ ओके। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो इट इज़ -E1²। तो एक E1² और दूसरा E1² माइनस होकर वो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या पड़ा रहेगा? सिर्फ एक ही E1² पड़ा रहेगा रूट के अंदर, तो रूट के बाहर आएगा तो वो सिर्फ E1 बन जाएगा। यानी द रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2 इज ओनली E1। ओनली E1 मीन्स व्हाट? ओनली E1 मीन्स दिस वैल्यू 2KQ/x², ठीक है। और वो कौन से डायरेक्शन में काम करते हैं? रिजल्टेंट क्या होगा? जिसको रिजल्टेंट ड्रॉ करना आता है उसको पता है कैसे करना पड़ता है। E2 का, जिसको रिजल्टेंट ड्रॉ करना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में वेक्टर के ऊपर एक क्लास बनाऊंगा, ओके। तो E2 को अच्छा एक्चुअली क्या है, अगर किसी को वेक्टर नहीं आता है तो मेरा ना ऑलरेडी वेक्टर का क्लास बनाया हुआ है, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेक्टर वाला क्लास को ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इसमें E2 को पैरेलल करके E1 से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। जिसको रिजल्टेंट ड्रॉ करना नहीं आता है तो वेक्टर वाला क्लास ज़रूर देख लेना। तो इस E2 को पैरेलल मान के मैं E1 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और E1 को पैरेलल मान के मैं E2 से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको जोड़ देना, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विच इज़ E। तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट दिस रिजल्टेंट E इज अपोजिंग दिस EC, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? द नेट वैल्यू इज कमिंग व्हाट? E माइनस EC, ओके। माइनस क्यों? क्योंकि बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू इच अदर। तो E का वैल्यू क्या है? E का वैल्यू है 2KQ/x², और EC का वैल्यू क्या है? ओनली K इंटू Q/x²। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो सिर्फ क्या पड़ा रहेगा? K इंटू Q/x²। ये आया द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल दिस 5 चार्जेस। सिर्फ एक को छोड़ दिया है हम लोगों ने, कौन सा वाला? इस F चार्ज को F पॉइंट में रखना। F पॉइंट पे जो Q वाला चार्ज रखा है ना, इस चार्ज को हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो ये बाकी पाँचों के लिए नेट फोर्स क्या आ गया? K इंटू Q/x²। हो गया नहीं है? अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करने वाला हूँ, नोट कर लो इसको। स्क्रीनशॉट के चक्कर में कोई मत जाना, इसको नोट ज़रूर करना। मिटाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, इसके बाद मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ। तो सर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, किसके लिए आया है? ये किसके लिए आया है?
ये आया है ड्यू टू दिस 5 चार्जेस। वैल्यू क्या है? वैल्यू इज k इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये Q वाला जो चार्ज है ना, ये Q वाले चार्ज के लिए O पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। मान लेते हैं उसका वैल्यू है ई डैश्ड, तो क्या होगा वैल्यू? K इंटू कैपिटल Q बाय द डिस्टेंस इज सेम एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग को प्रॉब्लम में ये बोला है कि पांचों चार्ज के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दैट इज ट्वाइस और डबल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिंगल Q चार्ज। मतलब ये जो ई डैश्ड निकला है ना, इसका डबल है इसका वैल्यू। ठीक है, तो उससे हम लोग को इस Q का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? K इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इस इज 2 इंटू कैपिटल Q, अच्छा 2 इंटू K इंटू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर, जो ई डैश्ड का वैल्यू है, राइट। तो इधर से क्या करेंगे हम लोग? अभी एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, K भी कट जाएगा, तो ये 2 है ना, 2 इधर पे चलाएगा, यानी कैपिटल Q विल बी इक्वल्स टू व्हाट? स्मॉल q बाई 2। यानी अगर ये ए बी सी डी ई इज डबल दैट एट ओ ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q? कैपिटल Q का वैल्यू आ रहा है स्मॉल q बाई 2। अगर ये प्रॉब्लम को समझने में प्रॉब्लम होता है तो इसको फिर से देखो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था ना, ये मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम था, ये थोड़ा सा इसलिए मेरा ये फेवरेट है। फेवरेट इसलिए नहीं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फेवरेट इसलिए क्योंकि ये जो लैंग्वेज था ना, इसको समझने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे टाइम में। फिर जब ये समझ आने लगा तो इट वॉज अ बिट इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि लैंग्वेज जब समझ में आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम ऐसे ही बन जाता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली करने को क्या बोला है। सो दैट वाज द टॉपिक। इसमें थोड़ा सा वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट लगा, फिर भी मैं बोलता हूँ अगर किसी को वेक्टर में प्रॉब्लम है तो मैं इसमें वेक्टर का जो वीडियो है उसको ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट्स इट। अभी नेक्स्ट लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें जाते। लास्ट वाला प्रॉब्लम, इससे तो आसानी होगा वो। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 14, राइट? दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 14। अभी आता है प्रॉब्लम नंबर 15, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, वाटर ड्रॉप वाला प्रॉब्लम। टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ चार्ज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइक्रोस्कूलम, ये क्या ABD नास, माइक्रोकूलम ऑफ मास होगा ये, ऑफ मास, ओ एंड मास, सॉरी एंड मास 10 माइक्रोग्राम इन इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ क्या है एक्चुअली, ये एक वाटर ड्रॉप है ना, मान लेते ये स्फीयर है, वैसे ये स्फीयर होता नहीं है वाटर ड्रॉप, पर ठीक है। तो इसका जो मास है, द मास इज 10 माइक्रोग्राम। ओके, तो माइक्रोग्राम का मतलब क्या है? माइक्रोग्राम मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम, और अगर केजी में करें तो 10 टू द पावर माइनस 9 केजी। क्यों केजी में? क्योंकि ये कुलॉम में दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली एक्चुअली माइक्रो कुलॉम में दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसको कुलॉम में कन्वर्ट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो इसका अभी वेट क्या बन रहा है नीचे की तरफ? द वेट इज mg, we know that weight is mg, where mass is 10 to the power minus 9 and g is 9.8। इतना तो हमको पता ही है, इतना न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट इज द वेट, द ग्रेविटेशनल वेट, द ग्रेविटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बेसिकली यही पूछा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ताकि एक ऊपर में भी एक फोर्स काम करना चाहिए, विच फोर्स विल अपोज दिस वेट, और जिसके वजह से देखो नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? वेट, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए अगर दोनों का फोर्स सेम हो गया तो ड्रॉप ना ही नीचे आएगा ना ही ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट। ओके, भी इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वल्स टू mg। अभी चार्ज का वैल्यू क्या है? चार्ज इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइक्रोकूलम, राइट? तो माइक्रोकूलम मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई होता है, कूलम में आ जाएगा ये। और ई का वैल्यू हमको पता नहीं है। mg का वैल्यू क्या है? mg इज 10 टू द पावर 9 इंटू 9.8, ठीक है? तो अगर इसको हम लोग इधर पे लेके आएंगे, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू ई इक्वल्स टू
9.8 इंटू 10⁻⁻9, तो E इक्वल्स टू वाट, E इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10⁻⁻9 बाई 10⁻⁻13। तो 10⁻⁻13 ऊपर जाता है तो 10⁻+13 हो जाता है, सो इट विल बिकम व्हाट 9.8 इंटू 10⁻4। इतना न्यूटन पर कूलम्ब, बस यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द वाटर ड्रॉप रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये जो 5 प्रॉब्लम आज हुआ तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, पर हो सकता है कि प्रॉब्लम नंबर 19 जो था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सॉरी मैं कहाँ चला गया, प्रॉब्लम नंबर 19 कहाँ, ये प्रॉब्लम नंबर 15 था राइट। हाँ तो मैं थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कर लिया, कोई बात नहीं, तो वो भी हो जाएगा, प्रॉब्लम नंबर 20 भी हो जाएगा कल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक किसके ऊपर करते हैं, शायद मैं डाइपोल के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अच्छा ये टॉपिक रिपीट भी होगा क्योंकि और भी हार्डर प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तुम लोगों से वो कोशिश करो, और इसको तो नोट ज़रूर कर लेना, और अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करो। अच्छा एक बात है, मतलब हो सके तो करो, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। एक बात ये है कि प्रॉब्लम नंबर 14 जो था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, मेरे ख्याल से, मुझे अच्छा लगता है करने में उसको, पर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है राइट। तो उसको ना बार बार देखो, जब तक वो प्रॉब्लम क्लियर ना हो जाए, देखो उसको सॉल्व करने के लिए जितने भी टॉपिक्स चाहिए वो मैं इसमें प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी, वेक्टर वगैरह। अच्छा तो वेक्टर भी मैं, वेक्टर का जो क्लास है ना मैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको चेक कर लेना तुम लोग। पर अगर वो समझ में नहीं आता है तो बार बार उसको देखते रहो जब तक ना कि वो पूरा समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पर्सनली पिंग करो, मैं समझाऊंगा, लेकिन उसको क्लियर करो क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर बोर्ड्स एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि उसमें कुछ हार्डकोर कैलकुलेशन नहीं था, उसमें कंसेप्ट था। कैलकुलेशन मतलब क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ता है, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, उसमें बस कॉन्सेप्ट था, और यही प्रॉब्लम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसको अच्छी तरह से देखो, कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बोलो, तो उसको बार बार एक दो बार नहीं 3-4 बार उसको देखते रहो जब तक ना वो कि पूरा क्लियर हो जाए। ओके, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी प्रॉब्लम, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हो वीडियो में तो हो सकता है एक बारी में वो समझ में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं समझ में आया तो छोड़ देते, नहीं बिल्कुल नहीं, उसको बार बार देखते रहो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, शायद इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स। तो देखो ऑलरेडी 15 प्रॉब्लम्स आर सॉल्व फ्रॉम दिस चैप्टर, और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे किताब से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो मुझे बोलो, मैं सॉल्व करके दूंगा। दैट्स इट। तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।